हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह में। आज हम लोग वनस्पति विज्ञान में ट्रांसपिरेशन को इससे पहले तो हम लोग पढ़ ही लिए थे, आपको पता होगा। आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। कौन कौन से कारक हैं जो ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन और सेकंड टॉपिक जो होगा आज का वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इस पे क्वेश्चन हर वर्ष पूछा ही जाता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो ट्रांसपिरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन और सिग्निफिकेंस तीनों चीजें आपको तीनों हेडिंग लिखना रहेगा। प्लस यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। फैक्टर्स जो हैं और सिग्निफिकेंस क्या महत्वपूर्ण है, इस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, 5th सेमेस्टर बॉटनी में पहली यूनिट भी चल रही है। 3 लेक्चर इसके आपको मिल गए हैं। लेक्चर नंबर 4 है, यहाँ पे कर लेना, ठीक है। और प्रॉपर आप नोट्स बनाइए। तो फैक्टर्स जो भी होते हैं इफेक्ट करने वाले ट्रांसपिरेशन को, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसका क्या महत्व होता है। ट्रांसपिरेशन जिसने भी लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर हो जाके देख ले एक बार, तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रांसपिरेशन को हमने पढ़ लिया था। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, प्लांट जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है जड़ के थ्रू, रूट के थ्रू, उसमें से 99% वाटर जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा, ट्रांसपिरेशन द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। इसकी पूरी मैकेनिज्म भी हम लोग समझे थे। अब आप हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे और साथ में लिखेंगे हर एक पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके। आप लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, या फिर इसको रेगुलेशन भी बोल देते हैं, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। रेगुलेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है आपका पॉइंट नंबर 1, इसमें आप लिखेंगे नंबर ऑफ लीव्स। अब इसमें देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा दूं आपको। 2 प्रकार के फैक्टर हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं। कहने का मतलब, प्लांट के जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं और कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को, वो इंटरनल हो गए, आंतरिक। और एक्सटर्नल जो बाहर से, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, हवा है ना, विंड बहुत तेज भी चलने लगे हवा तो ट्रांसपिरेशन की रेट पे इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर से भी इफेक्ट होगा और लाइट से भी होगा। तो ये जो बाहर की चीजें हैं। और इंटरनल वाले में जैसे नंबर ऑफ लीव्स, कितनी पत्तियों की संख्या है पौधे में, क्योंकि ट्रांसपिरेशन मेनली स्टोमेटा से होता है, रंध्र से, और वो किस पर होगा, पत्तियों पर। तो नंबर ऑफ लीव्स बढ़ेंगी तो स्टोमेटा भी बढ़ जाएंगे। या फिर नंबर ऑफ लीफ कांस्टेंट है, लीफ में स्टोमेटा ही ज्यादा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ में कम हो स्टोमेटा, कुछ में ज्यादा हो। इस तरीके से आप देख सकते हो। दूसरा वाटर सप्लाई, और भाई प्लांट के अंदर कितनी अच्छी वाटर सप्लाई है, ये सब हो गया। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, ओरिएंटेशन को भी देखेंगे ना कि उस पर कितना लाइट फॉल कर रहा है या कितना नहीं कर रहा है। तो ये सब इंटरनल जो है फैक्टर्स हो जाते हैं। तो 2 टाइप के टोटल फैक्टर हैं। आप यहाँ पे एक एक करके इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ लिखते रहेंगे। सबसे पहला है नंबर ऑफ लीव्स। नंबर ऑफ लीव्स मतलब जब नंबर ऑफ लीव्स बढ़ेंगे तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा, सरफेस एरिया
इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, प्लस नंबर ऑफ स्टोमेटा भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ स्टोमेटा बढ़ेंगे, जिससे कि गैसियस एक्सचेंज भी बढ़ जाएगा, गैसियस एक्सचेंज इंक्रीज होगा। तो पहला फैक्टर तो है नंबर ऑफ लीव्स, पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या, ठीक है। फैक्टर नंबर 2 नंबर ऑफ स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा, अगर नंबर ऑफ स्टोमेटा बढ़ रहा है तो मोर स्टोमेटा विल प्रोवाइड मोर पोर फॉर ट्रांसपीरेशन, मोर स्टोमेटा will provide more number of pores, पोर मतलब छिद्र बोलते हैं इसको हिंदी में, फॉर ट्रांसपीरेशन, कहने का मतलब जितने अधिक स्टोमेटा होंगे वो उतने ही छिद्र प्रोवाइड करेंगे ट्रांसपीरेशन के लिए, तो इससे भी हेल्प होगी, ट्रांसपीरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है आपका साइज ऑफ द लीफ, लीफ का जो साइज है वो भी उस पर भी डिपेंड करेगा ट्रांसपीरेशन, साइज ऑफ द लीफ, लीफ का जो साइज है ट्रांसपीरेशन जो है वो इस पे भी डिपेंड करता है। ट्रांसपायर फास्टर देन अ स्मॉलर लीफ, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो जल्दी जल्दी ट्रांसपायर करेगा, ठीक है। तो लार्ज लीफ, यहाँ पे लिखेंगे आप लार्ज साइज लीफ ट्रांसपायर faster than a smaller leaf, तो ये 3 हो गया आपके। चौथा जो पॉइंट है फैक्टर नंबर 4 वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्लांट क्यूटिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। presence of plant cuticle, presence of प्लांट क्यूटिकल मतलब जैसे आपको पता होगा प्लांट में जो एपिडर्मिस है आपका, जैसे इस तरीके से एक लीफ है और इसको जब आप कट करते हो, बीच से काटिए फिर इसका सेक्शन देखिए, तो इस तरीके से बाहर एपिडर्मिस सेल्स होती है ना, नीचे भी एपिडर्मिस होती है काटने पर, और बीच में बहुत सारी स्पॉन्जी फॉर्म मेसोफिल सेल्स होती हैं और पहली सेट कोशिकाएं होती हैं, बीच में टिश्यू होते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे रंध्र भी होंगे स्टोमेटा, यहाँ पे इसके ऊपर भी एक मोटी परत चढ़ी होती है, यहाँ पे एक मोटी सी परत चढ़ी होती है इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं उसको? क्यूटिकल बोला जाता है। ये क्या करती है? ट्रांसपीरेशन को रोकती है, ट्रांसपीरेशन को कम करती है। क्या करती है? ट्रांसपीरेशन को कम करती है। मतलब ये एक वैक्सी क्यूटिकल होती है। वैक्सी मतलब फैटी, फैट की बनी हुई फैटी कवरिंग होती है इसके ऊपर। दिस इज अ वैक्सी क्यूटिकल लेयर present on epidermis, एपिडर्मिस। और इसका रोल क्या है? ये इम्परमिएबल होती है फॉर वाटर,
इम्परमिएबल फॉर वाटर। तो वाटर यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, मतलब परत मोटी अगर चढ़ी होगी तो वाटर बहुत कम निकलेगा। तो जहां जहां पे क्यूटिकल होगी वहां से वाटर कम निकलेगा, जहां स्टोमेटा होंगे वहां तो क्यूटिकल नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है जहां पे रंध्र होते हैं स्टोमेटा उस जगह पे तो क्यूटिकल नहीं होती, लेकिन अदर पार्ट से जहां पे क्यूटिकल है वहां से वाटर का लॉस नहीं हो सकता। तो ये ट्रांसपिरेशन को कम करता है। अभी तक जितने भी ये थे सभी फैक्टर बढ़ा रहे थे ट्रांसपिरेशन को, लेकिन ये ट्रांसपिरेशन को घटाएगा। मतलब इम्परमिएबल फॉर वाटर रिजल्टिंग देन ट्रांसपिरेशन रेट डिक्रीजेज, ट्रांसपिरेशन विल डिक्रीज। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज करेगा। पॉइंट नंबर 5 जो है आपका, पॉइंट नंबर 5 फैक्टर वो है ट्राइकोम। आप लोग जानते होंगे ट्राइकोम के बारे में। किसके बारे में, ट्राइकोम मतलब छोटे छोटे रोंगटे होते हैं पत्तियों के ऊपर, और जो हरे तने होते हैं छोटे पौधों के उस पर रोंगटे लगे होते हैं, रोए होते हैं, छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिसको ट्राइकोम बोलते हैं। तो ये जो है टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें लिखेंगे आप दिस इज द टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर called trichome on the surface of leaf। ये जो होता है ट्राइकोम ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, सरफेस ऑफ लीव्स। तो ज्यादातर ये लीफ की सरफेस पे होगा। कैन इनहिबिट वाटर लॉस, फंक्शन क्या है इसका, दिस कैन इनहिबिट वाटर लॉस। तो ये क्या करता है, पानी के क्षरण को रोकने का काम करता है। कहने का मतलब रिजल्ट इसका भी क्या है, ट्रांसपिरेशन को ये भी डिक्रीज करेगा, ट्रांसपिरेशन को ये भी क्या करेगा, कम करेगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो उसको डिक्रीज करेगा। और एक चीज समझिए, ये जो है आपका प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, ये मैक्सिमम किसका फीचर होता है, जीरोफिटिक प्लांट का होता है। किसका, जीरोफिटिक प्लांट का कैरेक्टर है, प्लांट का कैरेक्टर होता है। मतलब मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं, कैसे पौधे, मरुस्थलीय पौधे। क्यों, क्योंकि आपको पता है मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं, मरुस्थल में वैसे भी पानी की कमी होती है, तो प्लांटों के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी एब्जॉर्ब करते हैं उसको भी अगर ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस कर दिया जाएगा तो प्लांट की बेसिक रिक्वायरमेंट जो है मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कैसे होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक एडोप्टेशन होता है प्लांटों में, एक अनुकूलन होता है जगह के हिसाब से, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पे मोटी क्यूटिकल होती है। जो जीरोफिटिक प्लांट है, मरुद्भिद पौधे होते हैं, मरुस्थलीय इलाकों में उगते हैं, तो उसके ऊपर देखोगे एपिडर्मिस के ऊपर बहुत मोटी क्यूटिकल होती है, जिससे ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है और वाटर लॉस को बचाया जाता है। वाटर को बचाने के लिए उसमें संकीर्ण स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, जीरोफिटिक प्लांट के कैरेक्टर आपको पता होंगे, जो मरुस्थल में उगते हैं उसमें आपको संकीर्ण स्टोमेटा मतलब गर्तिका रंध्र मिलेंगे, धसे हुए होते हैं, अंदर एम्बेडेड होते हैं, जिससे कि थोड़ा और कम लॉस हो पानी का। तो कई सारे एडोप्टेशन होते हैं जीरोफिटिक प्लांट के। मैंने सोचा आपको यहाँ पे ये बात भी बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये आप लिख के आते हो इस तरीके से जैसे मैं लिखवा रहा हूँ सभी चीजों को, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये जो ट्राइकोम्स हैं, दिस इज द अगेन एडोप्टेशन ऑफ जीरोफिटिक प्लांट्स। ये भी जीरोफिटिक प्लांट का अडाप्टेशन है। क्या है, एडोप्टेशन ऑफ जीरोफिटिक प्लांट्स। ठीक है,
तो ये भी जो है मुख्यतः आपको जीरोफिटिक प्लांट में देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स को। किसकी बात करते हैं? जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला आपका फैक्टर है, फैक्टर नंबर फर्स्ट, वो है लाइट सप्लाई। लाइट सप्लाई, फैक्टर नंबर फर्स्ट है लाइट सप्लाई। यहां पे प्रॉपर नोट्स आप लिखेंगे, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, द रेट ऑफ transpiration controlled by the stomatal aperture, controlled by the stomatal aperture, and these small pores, and these small pores open especially for photosynthesis, सिंथेसिस। कहने का मतलब है द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कंट्रोल्ड बाय द स्टोमेटल अपर्चर एंड दीज स्मॉल पोर्स ओपन स्पेशली फॉर फोटोसिंथेसिस। तो लाइट सप्लाई का कितना महत्व है? लाइट सप्लाई अगर होगी प्लांटों में, जब दिन का समय होगा, सन की जो किरणें हैं सूर्य की वो पड़ेंगी, तभी स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होना है। तो स्टोमेटा तब क्यों ओपन होंगे? एक्चुअली यहाँ पे समझिए, स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक जरूरी है, प्लांट के अंदर लिया जाएगा और O2 को रिलीज किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे पौधे, एब्जॉर्ब करेंगे, गैसेस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा खुलेंगे। समझ में आया? फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ना, तो जो स्टोमेटा है आपका रंध्र, उसी के थ्रू तो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड खींची जाएगी, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को छोड़ा जाएगा। तो एक्चुअली जो स्टोमेटा होते हैं वो खुलते किसके लिए हैं? वो खुलते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और काम कौन सा हो जाता है साथ में? ट्रांसपीरेशन, मतलब वाटर का लॉस भी हो जा रहा है। तो लाइट सप्लाई जितनी ज्यादा होगी, स्टोमेटा उतनी देर तक ओपन रहेंगे। कहने का मतलब रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है? द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कंट्रोल्ड बाय द स्टोमेटल अपर्चर एंड दीज स्मॉल पोर्स ओपन स्पेशली फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फॉर गैसियस एक्सचेंज। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, दीज स्मॉल पोर्स आर ओपन स्पेशली फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज और फोटोसिंथेसिस। CO2 एंड O2 के एक्सचेंज के लिए होते खुलते हैं। दूसरी बात यहीं पे आप लिख लेना, एक टाइप के प्लांट होते हैं कैम प्लांट, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैम प्लांट। क्या बोला जाता है? कैम प्लांट। इसमें देखोगे आप जनरली दिन में जो है इसके स्टोमेटा बंद रहते हैं, तो यहां इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत लिख देंगे। अब जो एक्सटर्नल फीचर, अगला एक्सटर्नल फीचर है आपका, एक्सटर्नल फीचर नंबर 2, वो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है कि टेम्परेचर का इफेक्ट तो हर जगह पड़ता ही है, खासकर प्लांटों पे तो पड़ेगा ही। तो सेकंड जो एक्सटर्नल फीचर है आपका वो है टेम्परेचर। कौन सा है? टेम्परेचर मतलब तापमान। हिंदी वालों को भी समझ में आता होगा, सब हिंदी ही तो बोलता हूं मैं, और इतनी इंग्लिश तो आप भाई अब 5th सेमेस्टर में आ गए हो, मजाक थोड़ी ना है, इतना तो समझ में आता ही होगा। तो टेम्परेचर में
आप नंबर 1 2 करके लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है जो आपका an increased rate of evaporation, an increased rate of evaporation, rate of evaporation due to a temperature rise will hasten the loss of water, ये टू लिख दीजिए। सेकंड, decrease relative humidity if decrease relative humidity मतलब आर्द्रता outside the leaf will increase the water potential gradient, ठीक है। अब यहां पे समझिए आप, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है और इसके अलावा विंड हो गया आपका, ठीक है। थर्ड जो फैक्टर इसमें होगा, अब इसको बता रहे हैं, वो होगा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हो गया। फोर्थ जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो आपका विंड है, ठीक है, हवा। फिफ्थ आपका इसमें फैक्टर हो जाएगा वाटर सप्लाई। तो कई सारे फैक्टर हैं, सबकी बात करेंगे अभी। यहाँ पे देखिए, अगर बाहर लीफ के बाहर ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहने का मतलब लीफ के अंदर और बाहर की बात की जा रही है, तो रिलेटिव ही लिखोगे। आपेक्षिक या सापेक्षिक बोल सकते हो। तो ह्यूमिडिटी अगर बाहर कम हो रही है तो उससे क्या होगा, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है, जिससे कि बाहर की ओर पानी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा, आर्द्रता अच्छी है ह्यूमिडिटी, और बाहर कम पड़ गई। अगर जैसे टेम्परेचर जब ज्यादा बढ़ता है तो बाहर का एनवायरनमेंट जो होता है वो थोड़ा कम ह्यूमिड हो जाता है, ह्यूमिडिटी कम पड़ जाती है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। वाटर को बाहर छोड़ना पड़ेगा प्लांटों को, इसलिए ज्यादा वो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है, इसलिए वाटर को बाहर मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट है जिसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे अगर टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे ग्राफ एक दो आप बना लीजिए। एक ग्राफ है आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वर्सेस टेम्परेचर का, ठीक है, ग्राफ नंबर फर्स्ट। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आपका है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, और इधर आपका टेम्परेचर है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है। तो ये कुछ इस तरीके का इसके बीच में संबंध होता है, आप लोग अच्छे से देखिए। कुछ देर तक तो बढ़ता है, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कुछ देर तक तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ट्रांसपिरेशन जल्दी जल्दी होने लगेगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा। फिर एक वैल्यू तक ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा। फिर आप इसके आगे कितना भी टेम्परेचर बढ़ाएं, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम तक जाके फिर इतने पे ही कांस्टेंट हो जाती है आगे। तो ये फर्स्ट ग्राफ है, इसको आप बना लेना। इससे हम बताते हैं टेम्परेचर और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के बीच में संबंध। ग्राफ नंबर 2 जो आपका है उसमें हम बनाते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वर्सेस विंड वेलोसिटी। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन
ट्रांसपिरेशन वर्सेस विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी मतलब जो हवा का वेग है, हवा का वेग जो होता है उसके साथ किस तरीके से इसका रिलेशन है। तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन। जितनी ज्यादा हवा का वेग वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ट्रांसपिरेशन का रेट उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे विंड वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ता जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, यहाँ पे जो ग्राफ थर्ड है आपका, ये है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वर्सेस ह्यूमिडिटी। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वर्सेस ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, इसको हम बोलते हैं आर्द्रता। वाष्पोत्सर्जन की दर वर्सेस आर्द्रता, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वर्सेस ह्यूमिडिटी। इसमें बहुत अजीब रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। जब कम से कम ह्यूमिडिटी होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है, तो जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ेगा तो इस तरीके से ये घटना लगता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। थोड़ा और अच्छे से बनाइए, यहाँ इस तरीके से ये ऐसे आएगा, फिर बिल्कुल कांस्टेंट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का होता है। ग्राफ भी आप याद कर सकते हो। अभी कोई भी जो है, सभी लोग आप कंटिन्यू पूरा लेक्चर देखा करिए। लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करता हूं, आप समझते हो। बेसिक इतनी सारी क्लासेस यूट्यूब पे चलती है, लेकिन इतना डिटेल आपको कोई भी नहीं पढ़ाता है। हर एक टॉपिक को 20-20 मिनट में, 15 मिनट में पढ़ा के खत्म कर देते हैं। लेकिन मैं ट्रांसपिरेशन में भी आपके 2 लेक्चर ले रहा हूँ सिर्फ ट्रांसपिरेशन के, और 1-1 घंटे के। तो 2-3 घंटे में एक टॉपिक आपका पढ़ा रहा हूँ, वो भी डिटेल में अच्छे तरीके से। तो आप लोग चीज़ों को समझिए। ऐसा नहीं है कि समय मुफ्त में कोई गंवा रहा है, आपके फायदे के लिए चीज़ें की जा रही। मैं सभी सोर्स से अच्छे नोट्स आपके लिए कलेक्ट करके लाता हूँ और चीज़ों को डिटेल में समझाता हूँ। जो नहीं समझ में आता आप लोग पूछिए। ठीक है, आप लोग जो है कमेंट में पूछा भी करिए। तो चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है डिटेल में। जब फैसिलिटी है आपके पास तो जरूर पढ़िए। अभी हम जो है सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास करेंगे पूरी प्रॉपर। यहाँ पे थोड़ा आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें जिसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए, फैक्टर्स वही जो हम आपको लिखवा रहे थे। 2 प्रकार के फैक्टर, एक तो इंटरनल, दूसरे एक्सटर्नल। इंटरनल वाले में आपका सेलुलर फैक्टर्स आ जाते हैं, इसको हम सेलुलर फैक्टर भी बोलते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। द सेलुलर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आर, नंबर 1 द ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मतलब पत्तियों का अभिविन्यास क्या है। द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, मतलब वाटर स्टेटस कहने का मतलब कि वाटर सप्लाई कितनी अच्छी हो रही, कितना ज्यादा वाटर प्लांट को मिल रहा है। और थर्ड है स्ट्रक्चरल पेकुलियरिटीज ऑफ द लीफ, स्ट्रक्चरल पेकुलियरिटीज ऑफ द लीफ। कैनोपी ऑफ द प्लांट, कैनोपी वर्ड भी यूज किया जाता है। फोर्थ है टोटल नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा इन लीफ, मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और टोटल नंबर कितना है। इन सब चीजों पे जो है ये सेलुलर फैक्टर है सभी, इस पे डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। फिर है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, इसमें लाइट हो गया आपका, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, और विंड स्पीड और वेलोसिटी आता है। समझ में आया। तो ये जो है यहाँ से आपको नोट्स पूरा प्रॉपर मिल जाएगा। जो मैंने नोट करवाया वो भी आपको नोट करना है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, तो उसके बाद अभी हम बात करेंगे सीधा सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन की। ठीक है, तो इसमें देखिए द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन एट द सेम टेम्परेचर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पार्टिकुलर टाइम पर बाहर का जो एनवायरनमेंट है, एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, और उसको सेचुरेट करने के लिए सेम टेम्परेचर पर कितने की रिक्वायरमेंट है। इनके बीच का जो अंतर है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मोर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस इज द ट्रांसपिरेशन रेट। मतलब ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ह्यूमिडिटी अगर कम है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी कम होगा मतलब वाटर जो है वो एनवायरनमेंट में, एयर में कम है। अगर एयर में कम है तो लीफ के सरफेस से या लीफ के अंदर से, प्लांट से बाहर छोड़ा जाएगा, क्योंकि बाहर कम है ना, तो बाहर ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगी, ट्रांसपिरेशन तेज होने लगेगा, वाटर का लॉस बढ़ जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ये जो है दूसरे कलर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अगर बाहर ह्यूमिडिटी एयर में ज्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो घट जाएगा, क्योंकि बाहर पर्याप्त मात्रा में वाटर स्टेटस है, एयर में वाटर मतलब भर का है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी। इसी तरीके का ग्राफ भी था, ठीक है, अभी दिखाए थे। टेम्परेचर की बात हमने अभी किया ही था जस्ट, तो टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करता है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, आप दोबारा से समझ लीजिए क्या दिक्कत है। हाई टेम्परेचर लोअर्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होने से भाई इन्वायरमेंट का वाटर जो है सब भाप बन के उड़ जाएगा, तो बाहर एयर में कम ह्यूमिडिटी होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो लोअर लिखा है, मतलब कम हो जाएगी। हाई टेम्परेचर पे ह्यूमिडिटी घटेगी तो ओपन्स द स्टोमेटा इवन इन डार्कनेस, मतलब भले ही डार्कनेस हो तब भी स्टोमेटा खुलेंगे। एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इंक्रीजेज। अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी वो क्या होगी, घट जाएगी, और जिससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आपका बढ़ जाएगा। तो ये जो है आपको याद रखना है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट की घट जाएगी, मतलब वहां पे आर्द्रता कम हो गई, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। समझ में आया? और भले ही डार्कनेस हो, फोटोसिंथेसिस हो रहा हो या ना हो रहा हो, तब भी हो सकता है स्टोमेटा ओपन हो जाए। बात समझ में आई? अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइट के बारे में भी पढ़ लीजिए। द स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज इन डार्क। जनरली यही प्रोसेस होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये ओपन होते हैं स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा बनाए ही इसीलिए गए हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, ये बिल्कुल भी ट्रांसपिरेशन के लिए नहीं बनाए गए हैं, लेकिन ट्रांसपिरेशन उसके थ्रू हो रहा है। स्टोमेटा बनाए ही गए हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, इसीलिए डे में खुले रहते हैं और जनरली नाइट में बंद रहते हैं, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो क्लोरोप्लास्ट और सूर्य का प्रकाश और कार्बन मिलके क्या बनाते हैं, साथ में वाटर भी मिलेगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, फोटोसिंथेसिस। प्रेजेंस ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, मतलब जितनी ज्यादा लाइट होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा। कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा, जब लाइट ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ ओपन स्टोमेटा भी ज्यादा होंगे। स्टोमेटा जो ओपन है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, लाइट बढ़ेगी तो नंबर ऑफ ओपन स्टोमेटा बढ़ेंगे, और ये बढ़ेंगे तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से लाइट डिपेंड करता है। अगला है आपका एयर को समझिए, विंड जो होता है। इफ द एयर इज स्टिल the transpiration rate is slow. This is because the water vapor accumulates around the transpiring organs and reduce the diffusion pressure deficit of the air. If the air is moving, अगर एयर मूव कर रही है, the saturated air around the leaves is removed. जो वहां पे जैसे saturated air कहने का मतलब अगर रुकी हुई हवा है तो लीफ के बाहर की जो जस्ट हवा है अब वो रुकी हुई है, कहीं जा नहीं रही, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर तक में लीफ और उसके सराउंडिंग की एयर में सेचुरेशन आ जाता है। कितनी उसको बाहर जरूरत है वाटर को जल्दी से सप्लाई करके वो सेचुरेट हो जाएंगे, जरूरत है या नहीं। फिर उसके बाद जैसे ही हवा आ गई तो वो जो हवा उस लीफ के चारों ओर थी वो तो आगे चली गई। अब जो नई हवा आई है उसमें पता नहीं उतनी ह्यूमिडिटी है या नहीं है, तो उसको फिर से क्या होना पड़ेगा, सेचुरेट होना पड़ेगा। इसीलिए उसको
क्या लिखा है इस लाइन को अच्छे से समझिए। इफ द एयर इज मूविंग द सैचुरेटेड एयर अराउंड द लीव्स इज रिमूव्ड एंड द ट्रांसपिरेशन रेट विल इंक्रीजेस। तो क्या होगा यहाँ पे ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करेगा। चलिए अब बात करते हैं वाटर अवेलेबिलिटी की, कि जल की उपस्थिति क्या है, वाटर स्टेटस। द ट्रांसपिरेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। मतलब भाई जब रूट से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा तभी ना ट्रांसपिरेशन होगा। जब वाटर ही नहीं होगा प्लांट के अंदर तो ट्रांसपिरेशन की बात कहाँ से आएगी। तो वाटर जो है, वाटर की अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर by roots from the soil is directly proportional to rate of transpiration। ट्रांसपिरेशन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का। अ डिक्रीज इन वाटर एब्जॉर्प्शन काउजेस द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड विल्टिंग। क्या यहाँ पे क्या होगा, जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो विल्टिंग होगी, मतलब सड़ने लगेगा पौधा। देयर बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। चलिए आगे जो है जिसकी बात हम कर चुके हैं, सरफेस एरिया एंड द लीव्स, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स। तो लीफ हैविंग मोर सरफेस एरिया विल शो मोर ट्रांसपिरेशन। आपको पता है क्योंकि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे। देन द लीफ विद अ लेसर सरफेस एरिया, तो उसमें क्या होगा, कम होगा ना। अ लीफ having more surface area will show more transpiration rate than the leaf with a lesser surface area। जिसमें कम सरफेस एरिया है उसकी तुलना में ज्यादा सरफेस एरिया वाले में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आपको ज्यादा फास्ट देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको ये सभी फैक्टर समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सीधे सिग्निफिकेंस की। किसकी बात करते हैं, ट्रांसपिरेशन के क्या सिग्निफिकेंस है। फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे सभी, और जितना मैंने लिखवा दिया समझा दिया, अगर इतना भी आप तैयार कर लेते हो तो एक भी नंबर कोई नहीं काटने वाला है आपका। कॉपी कोई भी चेक करे, इवन आप एमएससी लेवल तक भी ये नोट्स यूज कर सकते हो। बॉटनी अगर आप कभी भी पढ़ो या कोई भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि मैं टोटल जितनी भी आपके सिलेबस से चीजें उससे एक पॉइंट ज्यादा पढ़ाऊंगा, कम बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता। समझ में आया। तो इसलिए जो है अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। मतलब प्लांटों में जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है इसका क्या फायदा है। एक तो नुकसान भी होते हैं इसके, लेकिन फायदे ज्यादा हैं, इसके फायदे ज्यादा हैं। तो थोड़े से मैं पहले एक दो आपको मैन लिखवा देता हूं, उसके बाद जो इसमें स्लाइड में है उसको भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन का महत्व, ठीक है। क्या इसका महत्व होता है, वाष्पोत्सर्जन का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसमें जो है आपका फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल। ये क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट करता है। दिस इज क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल और एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ प्लांट्स। इस लाइन को आप समझ जाएं, समझिए, बॉटनी आप समझ जाएंगे। देखो ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर का लॉस अगर लीफ में हो रहा है, यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो है एक यहाँ पे बन ही नहीं रहा, यहाँ पे एक लीफ है, ठीक है, इस तरीके से
और यहाँ पे स्टोमेटा है। क्या है? स्टोमेटा है एक इस तरीके से, और यहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है, स्टो बाहर निकल रहा है। ये जो है प्लांट था और यहाँ पे इसकी रूट है, यहाँ पे रूट हेयर है। तो जब वाटर बराबर कंटिन्यूअस लीफ से क्या होगा, लीफ से जब बराबर खर्च होगा, लीफ से जब वाटर बराबर खर्च होता जाएगा तो एक प्रेशर जनरेट होगा, एक खिंचाव पुल जनरेट होगा ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर बराबर वाटर लॉस हो रहा है और वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो नीचे से जल को खींचा जाएगा। अब जल को जब खींचा जाएगा तो इससे दो फायदे होंगे। पहला तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वाटर का, क्योंकि रूट में जो पानी एब्जॉर्ब किया गया है तो ये एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। जब ऊपर वाटर कम पड़ा, यहाँ से पत्तियों से बराबर इतनी सारी पत्तियां होती हैं संख्या में, तो कितना वाटर लॉस हो रहा है, एक एक बूंद करके छोटा छोटा, पूरा फोर्स एक जनरेट होगा, एक ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होगा, जिससे जड़ें जो है वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब ज्यादा करेंगी, तो एब्जॉर्प्शन होने लगेगा। दूसरी बात, जो वाटर एब्जॉर्ब किया है सॉइल से प्लांट ने, उसके साथ उसने खनिज पोषण जो है उनको भी एब्जॉर्ब किया है और उसको पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या होगा, जब वाटर ऊपर चढ़ेगा तो उसके साथ में जो मिनरल्स होते हैं वो भी पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो पहला जो महत्वपूर्ण कार्य है ट्रांसपिरेशन से जो आपका सफल हो रहा है वो कौन सा है? दिस इज क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट में जो एलिमेंट्स का ट्रांसपोर्ट है और वाटर का एब्जॉर्प्शन है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है, ये किसके थ्रू हो पाता है? ट्रांसपिरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ तो ये सब काम कैसे होगा भाई? ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंस है वो क्या है? सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस इज सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण जो होता है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल उपलब्ध कराता है, के लिए जल उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर नहीं अवेलेबल होगा लीफ में बराबर तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो भोजन नहीं बनेगा, तो सारी सृष्टि ही चली जाएगी। प्लांट ही नहीं, कोई भी जीव नहीं जीवित रह पाएगा, क्योंकि भोजन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहाँ से आता है? सबका न्यूट्रिशन प्लांटों के माध्यम से ही हो रहा है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है सरफेस एरिया, जो सरफेस होता है प्लांट का, जो पत्तियों का सरफेस है, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर उसका कम रखता है। जब बराबर इवोपोरेशन होगा, वाटर लॉस होगा, तो वहां पे टेम्परेचर पत्तियों का 10 से 15 डिग्री कम रहता है। क्या रहता है? कम हो जाता है। आप सब ने पढ़ा होगा कि जब छिद्रों से थोड़ा थोड़ा बूंद करके पानी उड़ता है तो अंदर का एनवायरनमेंट ठंडा करता है। आपने कैपिलरी एक्शन पढ़ा होगा, जैसे मटके में आप पानी रखते हो, क्यों रखते हो? क्योंकि छिद्र से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकलता रहता, रिश्ता रहता है। इस तरीके से जब बाहर पानी रिश्ता है, जैसे यहाँ पे स्टोमेटा से बाहर पानी जा रहा है, तो अंदर का एनवायरनमेंट जो होता है वो सरफेस एरिया ठंडा कर देता है। क्या करता है? उस सरफेस एरिया को ठंडा करता है। तो ये जो है कूल्स लीफ सरफेस, दिस कूल्स लीफ सरफेस, लीफ सरफेस sometimes sometimes 10 to 15 degree 10 to 15 degree Celsius by evaporating cooling, by evaporating कूलिंग। मतलब इवोपोरेशन होगा वाटर का, जिससे कूलिंग इफेक्ट आएगा। और फोर्थ जो इसका महत्व है, सिग्निफिकेंस, वो क्या है? मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर, maintain the shape
and structure of the plants, structure of the plants by keeping cells turgid, by keeping cells turgid। टर्जिड का मतलब फूली हुई, टर्जिड का मतलब क्या होता है, सेल्स फूली। भाई जब ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर सप्लाई होगी प्रॉपर, तो सभी सेल्स एकदम वाटर से भरी रहेंगी, टर्जिड रहेंगी, तो उससे शेप और स्ट्रक्चर जो है प्लांट का वो मेंटेन रहता है। तो चार ही मेन इसके जो है सिग्निफिकेंस होते हैं, लेकिन कुछ और भी यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन प्लांट्स लिखा हुआ हेडिंग, इसमें जो है पहला आपका पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा मन करे। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, बिल्कुल वाटर को कंडक्ट करवाने में, ट्रांसपोर्ट में, एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसपिरेशन होगा जिससे एक खिंचाव पैदा होगा और नीचे जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं रूट के थ्रू, पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ड्यू टू द कंटिन्यूअस एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, देयर इज अ बैलेंस ऑफ वाटर मेंटेन्ड विद इन द प्लांट। तो प्लांट के अंदर वाटर का बैलेंस भी बना रहता है। इट मेंटेन्स ओस्मोसिस एंड कीप्स द सेल रिजिड, यहाँ पे टर्जिड होगा, ठीक है, टर्जिड लिख देना, रिजिड नहीं होगा, फूला होगा। ये ओस्मोसिस जो होता है आपका परासरण, उसको मेंटेन करेगा और जिससे कि सेल्स टर्जिड रहेंगे, फूले हुए रहेंगे, शेप और स्ट्रक्चर जो है वो बना रहेगा प्लांट का बढ़िया सा परफेक्ट। फोर्थ पॉइंट, a suction of force is created by transpiration that helps in the upward movement of water in the plants। वही बात है, मतलब एक फोर्स जनरेट होगा इसमें ट्रांसपिरेशन से, जो कि ऊपर की ओर पुल लगाएगा और अपवर्ड मूवमेंट होगी वाटर की प्लांट में, जिससे कि सभी चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। चलिए पॉइंट नंबर 5 जो है आपका, सर्टाइन हाइड्रोफिलिक साल्ट्स आर एक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो गए, व्हिच कीप्स द लीफ मॉइस्ट। तो ये भी एक फायदा है। इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो ये कोशिका विभाजन में भी हेल्प करेगा। 7 क्या है, ऑप्टिमम ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर संतुलित ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो ग्रोथ में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। द कूलिंग इफेक्ट ऑफ अ ट्री इज ड्यू टू द इवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स लीव्स। और वो कूलिंग 10 to 15 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इतने डिग्री सेल्सियस तक वो लीफ को ठंडा रखता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस होता है आप समझिए, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मियों में इस टाइम कितना है, 40 के ऊपर रहता है टेम्परेचर, और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो अगर 15 डिग्री सेल्सियस इसमें से कम कर दिया जाए, 40 में से माइनस कर दें, तो आप कितना आएगा, 25 ही आएगा ना, 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 पे फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस में हेल्प हो जाएगी अगर गर्मियों में ट्रांसपिरेशन बढ़िया होता है, जिससे लीफ का सरफेस जो है वो ठंडा रहेगा और फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर अच्छे से हो पाएगी। तो कई सारे फैक्टर को आप इस तरीके से जोड़ सकते हो। डिटेल तो पढ़ना चाहें तो आप बहुत डिटेल पढ़ सकते हो। अगर आप कोई बुक लिए हो तो उसमें पढ़िए अच्छे तरीके से, लेक्चर्स देखिए पूरे हमारे, और अपना नोट्स बनाइए। नीचे कुछ जो है ड्रॉबैक दिए गए हैं ट्रांसपिरेशन के 2-3 पॉइंट, तो इसको आप लोग पढ़ लेना, मिल जाएगा पीडीएफ में। तो आई होप आज का लेक्चर भी आपको एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। इसमें 2 चीजें हमने, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, और दूसरा क्या था आपका, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन का महत्व। ये 2 टॉपिक हमने यहाँ पे क्लियर किए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।